Hello everyone, this is Tej Bahadur Singh, and today we will discuss a very important topic or question related to the CRPC, which is in your syllabus, that is LLB 3 years 6 semester. So today we will discuss the topic which is in chapter 19 of CRPC. Okay, chapter 19 of CRPC talks about trial of warrant cases by magistrate. And this trial basically happens by two ways. First is instituted on a police report, and second is cases instituted otherwise than on a police report. Okay, so let's discuss further. अब इसमें आगे अगर हम देखें तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वारंट केस। वारंट केस की डेफिनेशन क्या है, क्या होता है वारंट केस। अगर हम इसको देखते हैं तो वारंट केस का मतलब होता है, अगर इसकी डेफिनेशन दी हुई है सीआरपीसी में, और ये डेफिनेशन आप अगर इसका जो डेफिनेशन क्लॉज है सीआरपीसी का, दैट इज़ सेक्शन 2 का आप अगर सब क्लॉज एक्स देखेंगे तो उसमें वारंट केस के बारे में दिया हुआ है। इट सेज वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर। मतलब कि हर वो ऐसा ऑफेंस जिसमें जो पनिशमेंट 2 साल से ज़्यादा की होती है, ठीक, वो केस वारंट केस कहा जाता है। ये सीआरपीसी की डेफिनेशन में सेक्शन 2 सब क्लॉज एक्स बोलता है, जिसमें वारंट केस की डेफिनेशन दी हुई है। अब ऐसा कोई केस अगर फाइल हुआ है कोर्ट के सामने, या पुलिस रिपोर्ट के थ्रू आया है, या कंप्लेंट फाइल हुई है या पुलिस रिपोर्ट के थ्रू आया है, तो उसका कैसे ट्रायल किया जाएगा ये हम डिस्कस करेंगे। अगर उसमें हम देखें तो ये कहाँ, इसको आगे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इसका ट्रायल कैसे होगा। 2 तरीके से होगा। द फर्स्ट वन इज़, ए में दिया हुआ है केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। और दूसरा क्या है, केसेस इंस्टीट्यूटेड अदर देन पुलिस रिपोर्ट। ओके, तो 2 तरीके से पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर। देखिए पुलिस रिपोर्ट का मतलब क्या, वही जो एफआईआर फाइल होती है उसके बेसिस पर पुलिस जो है अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस रिपोर्ट बनाती है, और पुलिस रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट करती है, और उसके बेसिस पर केस का ट्रायल होता है। द सेकेंड वन इज़ केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अदर दैन पुलिस रिपोर्ट। मतलब आप कंप्लेंट केसेस की यहाँ पर बात कर सकते हैं कि कंप्लेंट केसेस में क्या होता है बेसिक, ठीक। अब इसमें आगे देखें अगर, तो केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है सेक्शन 238 से सेक्शन 243 ऑफ सीआरपीसी में कौन सा ट्रायल का प्रोसीजर दिया हुआ है वारंट केस के, जो कि पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर होते हैं। और वारंट केस के ट्रायल का वो प्रोसीजर जो कि कंप्लेंट के बेसिस पर होता है, उसका प्रोसीजर दिया हुआ है सीआरपीसी में सेक्शन 244 से सेक्शन 247। सेक्शन 243 और सेक्शन 247 दोनों एक ही स्टेज पर आ जाते हैं, ठीक। दोनों पे एक ही स्टेज क्रिएट हो जाती है, दोनों एक ही जगह पर आ जाते हैं। तो उसके बाद कॉमन सेक्शंस कुछ चलते हैं जो कि सेक्शन 248 से 250 तक चलते हैं, ठीक। तो 248 और 243, देखिए 243 है वो बात करते हैं हम पुलिस रिपोर्ट पर जब केस फाइल होता है। 247 कब है, जब बात करते हैं हम कंप्लेंट पर जब कोई केस फाइल होता है कोर्ट में, ठीक। तो 243 और 247 सिमिलर स्टेप हैं, और इनके बाद जो कॉमन स्टेप्स चलते हैं दोनों टाइप के केसेस में, वो सेक्शंस हैं 248 से 250 तक, ठीक। अब केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट में देखें तो इसके स्टेप्स क्या हैं। 238 से 243 तक कॉम्प्लायंस विद सेक्शन 207, हमने इसको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, अभी फिर से देखेंगे एक बार। उसके बाद व्हेन एक्यूज्ड शैल डिस्चार्ज, एक्यूज को कब डिस्चार्ज किया जाएगा। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस आता है अगर एक्यूज को डिस्चार्ज नहीं किया जाता अंडर सेक्शन 239। उसके बाद कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट, अगर चार्जेस फ्रेम करने के बाद उससे पूछा जाता है उसके गिल्ट को प्ली करने के लिए, अगर वो गिल्ट को प्ली कर लेता है तो उस पर कन्विक्शन हो जाता है अंडर सेक्शन 241। उसके बाद एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन, मान लीजिए उस पर कन्विक्शन नहीं होता है अंडर सेक्शन 241, तब क्या होगा, एविडेंसेस देखे जाएंगे प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के अंडर सेक्शन 242 और 243, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें सेक्शन 244 से 247 ऐसे केसेस जो कि सीधे कोर्ट पे कंप्लेंट के थ्रू इंस्टीट्यूट हुए हैं, तो वहाँ पर क्या है, एविडेंसेस फॉर प्रोसिक्यूशन, ठीक। उसके बाद वे एक्यूज्ड शैल बी प्रोसिक्यूटेड
व्हेन एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज, प्रोसीजर व्हेन एक्यूज, प्रोसीजर देखिए इसमें अभी हम आगे पूरा फिर एविडेंस फॉर डिफेंस। इसके बाद आप अगर 6 पॉइंट देखें यानी कि सेक्शन 43 देखें, और अगर आप 4 पॉइंट देखें यानी कि सेक्शन 247 देखें, तो दोनों में एक ही है, क्या है, एविडेंसेस फॉर डिफेंस और एविडेंसेस फॉर डिफेंस। ठीक, इसका 6 पॉइंट उसका 4 पॉइंट एक ही बात करते हैं, यानी कि ऊपर की स्टेप्स अलग हैं, 247 और 243 एक हैं। तो दोनों जब एक ही स्टेज पर आ जाते हैं तो उसके बाद एक कॉमन ट्रायल चलता है दोनों केसेस में, मतलब कि दोनों का एक ही प्रोसीजर है, एक ही प्रोसीजर जो कि दिया हुआ है सेक्शन 248 से 250 तक, 248 250। ठीक, अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या बात कही गई है देखते हैं। केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, इसका चैप्टर का सब चैप्टर ए क्या कहता है, केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट पर जब केस इंस्टीट्यूट किया जाता है तब क्या प्रोसीजर है, अभी जो हमने 238 से 243 तक पढ़ा उसी को हम देखते हैं। इट बेसिकली टॉक्स अबाउट व्हेन इन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, the accused appears or is brought before a magistrate. At the commencement of the trial, the magistrate shall satisfy himself that he has complied with the provision of section 207। यानी कि जब भी ऐसा केस यानी कि पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाती है मजिस्ट्रेट के पास, और ऐसा केस मजिस्ट्रेट के पास आता है, तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले ये चीज़ को लेकर संतुष्ट होगा या इस चीज़ को सबसे पहले चेक करेगा कि जो 207 में जो कॉम्प्लियंस जो भी कॉम्प्लाई करना है वो फुलफिल हुई है कि नहीं। 207 के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, और ये कहा था कि 207 में जब भी कोई एफआईआर फाइल होती है तो पूरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट, जिसे हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, प्लस 173 के अंडर लिए गए स्टेटमेंट्स, सेक्शन 173 के अंडर लिए गए स्टेटमेंट्स, सारे स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 164 जिसे हम इस जनरल स्टेटमेंट्स और कन्फेशन कहते हैं, ऐसी सारी रिपोर्ट्स जो है किसको, मजिस्ट्रेट प्रोवाइड करेगा एक्यूज्ड को, ताकि वो अपना प्रॉपर डिफेंस कर सके। तो यहाँ पर जब भी 238 के स्टेप की बात आएगी तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, सबसे पहले जब उसके पास पुलिस रिपोर्ट आएगी तो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि 207 यानी कि सेक्शन 207 ऑफ सीआरपीसी की जो कंडीशंस हैं या जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हुई हैं या नहीं फुलफिल हुई हैं। इसके बाद अगर हम देखें सेक्शन 239 क्या कहता है, व्हेन एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज्ड। यहाँ पर ये बात कही गई है कि जब पुलिस रिपोर्ट को कंसीडर करेगा, सेक्शन 173 में जो भी स्टेटमेंट्स हैं, जो भी दी गई हैं, केस डायरी से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं, उन सारी चीज़ों को जब भी कोर्ट देखेगा, ठीक है, और कोर्ट को ऐसा लगता है उन सब चीज़ों को देखने के बाद कि हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर कोर्ट क्या करेगा कि एक्यूज्ड को, अगर कोर्ट को लगा कि एक्यूज्ड को या प्रोसिक्यूशन को, दोनों पार्टीज़ को एक कर्सरी तौर पे सुनेगा, उन्हें अपना अपना पक्ष रखने का, यहाँ पर देखिए एविडेंसेस की बात नहीं की जा रही है, वो अपना पक्ष सिर्फ रखेंगे, ठीक है, एक कर्सरी वे पर। तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि जो भी चार्ज लगे हैं एक्यूज्ड के ऊपर, दीज आर टोटली ग्राउंडलेस चार्जेस, ठीक है, तो वहाँ क्या करेगा, वो डिस्चार्ज कर देगा एक्यूज्ड को, यानी कि दोनों पार्टीज़ को सुनेगा। अगर एक्यूज्ड को लगता है कि ये चार्जेस पूरी तरीके से जो लगाए गए हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक्यूज्ड के अगेंस्ट, ये पूरी तरीके से ग्राउंडलेस हैं, तो वहाँ पर वो चार्ज फ्रेम ही नहीं करेगा, और वो वहाँ पर क्या करेगा, वहाँ पर वो डिस्चार्ज कर देगा एक्यूज्ड को। उसके बाद सेक्शन 240 पर आते हैं। 240 सेज व्हेन चार्जेस विल बी फ्रेम्ड, मतलब कि अब देखिए 239 से ये कनेक्टेड है। 239 में क्या कहा गया है कि अगर उसको ग्राउंडलेस लगे तो वो डिस्चार्ज कर देगा, लेकिन मान लीजिए मजिस्ट्रेट को लगा कि नहीं, यहाँ पर चार्ज फ्रेम किया जाता है, देयर इज़ सफिशिएंट ग्राउंड, प्राइमा फेसाई वो देखेगा कि अगर सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं उस पर चार्ज फ्रेम करने के, उस पर ट्रायल कराने के, तो फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा या कोर्ट क्या करेगा, चार्जेस फ्रेम कर देगा। और चार्जेस फ्रेम करने के बाद 240 का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि जो भी चार्जेस फ्रेम करेगा उस चार्जेस को वो एक्यूज्ड के सामने पढ़ाएगा या पढ़ेगा। अगर एक्यूज्ड को कोई चार्ज समझ में नहीं आता है तो वो उसको एक्सप्लेन करेगा, और फिर एक्यूज्ड से पूछेगा कि क्या वो अब अपनों को गिल्ट प्लीड करता है, यानी क्या वो अपने आप को मानता है कि उसने किया है। मान लीजिए एक्यूज्ड वहाँ पर कह देता है कि हाँ, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, वो कन्फेस कर लेता है कि उसने ऐसा किया है, तो क्या होगा, तो फिर वहाँ आगे उसका प्रोसीजर सेक्शन 241 में दिया हुआ है कि अगर एक्यूज्ड ने गिल्ट प्लीड कर ली, ठीक, तो तब फिर मजिस्ट्रेट उस चीज़ को रिकॉर्ड करेगा, उस प्ली को, और अपने हिसाब से अपने डिस्क्रिशन पर कन्विक्ट कर देगा एक्यूज्ड को, ठीक। उसके बाद अगर मान लीजिए उसने गिल्ट प्लीड नहीं करता,
या फिर ये कहता है कि मुझे ट्रायल चाहिए, या फिर उसको अंडर सेक्शन 241 उसको नहीं कन्विक्ट किया जाता है मजिस्ट्रेट के थ्रू, तब उसके बाद आएगी प्रोसिक्यूशन के एविडेंस, या प्रोसिक्यूशन तब उसके बाद किस चीज़ की आएगी, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस का टाइम, ठीक, जो कि सेक्शन 242 में दिया हुआ है। कि मान लीजिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ द एक्यूज्ड रिफ्यूजेस टू प्लीड और डज नॉट प्लीड और claims to be tried or magistrate does not convict the accused under section 241, the magistrate shall fix a date for the examination of witness। मतलब कि अब बात आ गई प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की। एक इसका प्रोवाइजो भी है which says provided that the magistrate shall apply in advance to the accused a statement of witness recording during investigation by police। उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ भी है कि देखिए, मान लीजिए जब भी जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को प्रेजेंट करना है, तो वहाँ पर प्रोसिक्यूशन का जो भी प्रोसिक्यूशन का जो प्लीडर है या पार्टी है, वो रिक्वेस्ट कर सकती है मजिस्ट्रेट से कि एक इशू ऑफ प्रोसेस किया जाए या एक समन भेजा जाए उसके किसी विटनेस को या फिर किसी रिकॉर्ड को या डॉक्यूमेंट को मंगाने के लिए, जो कि केस के लिए मटेरियल है, एक इशू ऑफ प्रोसेस हो ताकि वो उन चीज़ों को प्रेजेंट किया सके, या फिर विटनेस को अटेंड करवाया जा सके कोर्ट, ठीक है, ताकि उसका प्रॉपर जो है एग्जामिनेशन हो सके। यहाँ पर ऐसा मजिस्ट्रेट करेगा फिर, ठीक है, मजिस्ट्रेट परमिट कर सकता है। इसके बाद मान लीजिए एग्जामिनेशन होता है, वहाँ पर विटनेस आएगा, अपने एविडेंसेस देगा, उसका एग्जामिनेशन होगा, और वहाँ पर जो सेकंड पार्टी है यानी कि डिफेंस पार्टी एक्यूज्ड का क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकती है। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्यूज्ड का जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा वो दूसरे विटनेस के आने से पहले ही हो जाएगा, ठीक। ऐसा नहीं है कि एक विटनेस का एग्जामिनेशन हुआ, वो चला गया, दूसरा विटनेस आया, उसका एग्जामिनेशन हुआ। यहाँ हम प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की बात कर रहे हैं। दूसरा विटनेस आया, उसका एग्जामिनेशन हो गया, और फिर डिफेंस पार्टी ने कहा कि अब मैं पहले विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होगा। जब पहला विटनेस का एग्जामिनेशन करेगी प्रोसिक्यूशन पार्टी, उसके बाद तुरंत दूसरा, अगर डिफेंस पार्टी चाहेगी तो उसी एक्यूज्ड को तुरंत क्रॉस एग्जामिनेशन उसको कर सकती है, ठीक। अब आते हैं सेक्शन 243 पर, विच इज़ एविडेंस फॉर डिफेंस। ये इसमें क्या कहा गया है कि फिर क्या करेगा कोर्ट क्या करेगा कि जो डिफेंस पार्टी है उससे कहेगा कि अब आप अपने एविडेंसेस दीजिए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के सारे एविडेंसेस सुन लिए गए हैं। तो वहाँ पर फिर डिफेंस पार्टी अपने सारे एविडेंसेस देगी, और अगर एक्यूज्ड कोई रिटन स्टेटमेंट देता है तो उसको रिकॉर्ड पे रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा कि यहाँ पर भी अगर मान लीजिए इशू ऑफ प्रोसेस को लेकर किसी भी अटेंडेंस की विटनेस को लेकर, मान लीजिए किसी विटनेस को अटेंड करवाना है तो उसके लिए इशू ऑफ प्रोसेस किया जा सकता है, कोर्ट के थ्रू एप्लीकेशन देनी पड़ेगी यहाँ पर डिफेंस पार्टी को, ठीक है। उसके अलावा क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है, जैसा कि मैंने इस केस में बताया था प्रोसिक्यूशन के केस में, तो विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें अगर इसके आगे देखें तो ये भी हम देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई विटनेस आया है, ठीक है, विटनेस आया तो उसके आने जाने का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है केस में, तो उसके आने जाने के एक्सपेंसेस कौन देगा, ठीक। तो यहाँ पर उसके आने जाने के जो एक्सपेंसेस होंगे वो मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि कौन देगा, ठीक है। अब आते हैं हम इसके पार्ट बी पर। व्हाट पार्ट बी सेज, इट टॉक्स अबाउट केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज दैन ऑन पुलिस रिपोर्ट। यानी कि ये पार्ट बी बात करता है किसकी, जैसे अभी तो हमने सारे पुलिस रिपोर्ट पर पढ़े, अब मान लीजिए कोई कंप्लेंट केस हुई कोर्ट में, तो वो उसमें तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ऐसा कोई चांस आया ही नहीं, उसमें तो वो सीधे केस मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गया, ठीक। अगर ऐसा केस कोई है तो वहाँ पर आता है सेक्शन 244 से वो स्टार्ट होता है केस। उसमें क्या है, एविडेंस फॉर, देखिए वहाँ पर आप अगर ध्यान दीजिए तो सेक्शन जैसे कि हमने पढ़ा 238, जिसमें कि कॉम्प्लायंस विद सेक्शन 207 है। अब सेक्शन 207 को अगर आप देखेंगे तो 207 का कॉम्प्लायंस कब होता है, जब केस एफआईआर फाइल हो, इन्वेस्टिगेशन हो, जब पूरा इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर अप्लाई होता है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर तो कंप्लेंट हुई है ना, अब कंप्लेंट में ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एफआईआर का तो कोई सीन ही नहीं होता, सीधे कोर्ट में कंप्लीट होती, तो ये प्रोसीजर फॉलो ही नहीं हो सकता। इसलिए वहाँ पर प्रोसीजर फॉलो होगा फ्रॉम सेक्शन 244 विच टॉक्स अबाउट एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। यहाँ पर क्या है, मजिस्ट्रेट क्या करेगा,
तो अगर हम इस केस को देखें तो इसको हम कह सकते हैं कि जब भी कोई वारंट केस वो इंस्टीट्यूट होता है विच इज़ इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज दैन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, तो जब भी मजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज अपीयर होगा, मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन को फिर सुनेगा और सारे एविडेंसेस लेगा जो कि प्रोसिक्यूशन के सपोर्ट में हैं। मजिस्ट्रेट यहाँ पर विटनेसेस के लिए समन्स भी इशू कर सकता है ताकि वो प्रेजेंट हों और अपनी विटनेसिंग करें। उसके अलावा वो डॉक्यूमेंट या किसी और भी चीज़ के लिए वो समन को इशू कर सकता है। ठीक है, लेट्स सी सेक्शन 245। इट टॉक्स अबाउट व्हेन एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज। अगर 244 के पूरे रिकॉर्ड को देखने के बाद, प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस को देखने के बाद कोर्ट को ये लगता है कि मजिस्ट्रेट को लगता है कि अगर कहीं भी मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई भी केस यहाँ पर एक्यूज्ड के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या कर देगा, वो डिस्चार्ज कर देगा एक्यूज्ड को। ठीक, लेकिन उसको डिस्चार्ज करने का रीज़न उसके पीछे लिखेगा नथिंग। और इस सेक्शन में एक चीज़ और भी है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड to prevent a magistrate from discharging the accused at any previous state of the case if for reasons to be recorded by such magistrate he considers the charges to be groundless. ठीक, let's see section 246. it talks about procedure where accused is not discharged. मान लीजिए कहीं पर accused को डिस्चार्ज नहीं किया गया, उस पर चार्ज नहीं बन रहा है, तब क्या होगा, वहाँ मान लीजिए लगता है मजिस्ट्रेट को यहाँ पर क्या है, ग्राउंड है ये प्रिज्यूम करने के कि एक्यूज ने ऑफेंस किया है, तो वहाँ पर क्या करेगा कोर्ट, वहाँ पर कोर्ट सबसे पहले ये करेगा कि वो चार्जेस फ्रेम करेगा। ठीक है, और उन चार्जेस को फ्रेम करने के बाद एक्यूज्ड को एक्यूज्ड के सामने वो चार्जेस पढ़ेगा, उन्हें एक्सप्लेन करेगा अगर एक्यूज्ड को जो चार्जेस समझ में नहीं आते हैं, और उससे पूछेगा कि वो गिल्टी प्लीड करता है या नहीं करता। अगर एक्यूज्ड गिल्टी प्लीड करता है, हम ये प्रोविज़न कुछ पढ़ चुके हैं सारा ऊपर, अगर वो गिल्टी प्लीड करता है तो फिर अपने हिसाब से मजिस्ट्रेट उसको कन्वे करेगा। अगर वो गिल्टी प्लीड नहीं करता है तो क्या होगा, वहाँ पर कोर्ट वो फिर जो है ट्रायल उसका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, वहाँ पर ट्रायल स्टार्ट होने के बाद विटनेसिंग आएगी, एविडेंसेस दोनों पार्टीज़ के पूरे डिटेल में देखे जाएंगे, विटनेसेस का एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है। ठीक, वहाँ पर फिर सारा प्रोसीजर अप्लाई होगा और सारा फिर उसके बाद अंडर सेक्शन 247 एविडेंसेस फॉर डिफेंस, मतलब कि फिर ये तो प्रोसिक्यूशन के लिए हो गया, प्रोसिक्यूशन के लिए सारा हो गया, उसके बाद डिफेंस के एविडेंसेस देखे जाएंगे। डिफेंस के एविडेंसेस में क्या होगा, उससे डिफेंस मंगाए जाएंगे, तो डिफेंस पार्टी के सारे एविडेंसेस मंगाए जाएंगे, वहाँ भी विटनेसेस स्टार्ट होंगे। ठीक है, और वो सारे, और जो आप देख सकते हैं सेक्शन 243 का जो प्रोविज़न हमने पढ़ा, उसका वो सारे एसेंशियल्स उसके यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो हम आते हैं सेक्शन 248 पर एंड सेक्शन 249 पर। 248 को अगर हम देखें तो इट टॉक्स अबाउट एक्विटल और कन्विक्शन। देखिए दोनों पार्टीज़ को सुन लिया गया, ठीक, दोनों पार्टीज़ के एविडेंसेस ले लिए गए। इसके बाद कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट को अगर लगता है कि एक्यूज्ड गिल्टी नहीं है तो कोर्ट क्या करेगा, उसको एक्विट कर देगा। ठीक, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि एक्यूज्ड गिल्टी है तो कोर्ट उसके अगेंस्ट सेंटेंस फाइन करेगा, सेंटेंस जो है देगा उसको। मतलब कि अगर कोर्ट को लगता है वो गिल्टी नहीं है तो एक्विटल करेगा, और अगर उसको लगता है कि वो गिल्टी है तो उसके लिए सेंटेंस दे दी जाएगी, उसको जो भी सेंटेंस बनती है उसके ऑफेंस के लिए। ठीक, मान लीजिए कोई प्रीवियस कन्विक्शन है, उसका ऑलरेडी वो प्रीवियसली भी कन्विक्ट हो चुका है किसी ऑफेंस के लिए, तो ये चीज़ प्रॉपरली जो ये फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में रिकॉर्ड भी की जाएगी। ठीक है, लेकिन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में तो ये किया जाएगा जब चार्ज को फ्रेम करने का हमने जो चैप्टर पढ़ा, लेकिन इसका जिक्र या इसको मेंशन सिर्फ तभी किया जाएगा जब एक्यूज्ड को ऑलरेडी कन्विक्ट कर दिया गया है इस केस में। यानी कि ये पूरा केस का ट्रायल चला, एक्यूज्ड को सेंटेंस दे दी गई, सेंटेंस देने के बाद ही प्रीवियस कन्विक्शन का डिस्कशन होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 248 इस बारे में बात करता है। इसके बाद सेक्शन अगर हम 249 देखें, सेक्शन 249 टॉक्स अबाउट एब्सेंस ऑफ कंप्लेंट। इट सेज
व्हेन द प्रोसीडिंग्स हैव बीन इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट, मान लीजिए कंप्लेंट पर कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, एंड ऑन डे फिक्स्ड फॉर द हियरिंग ऑफ द केस, ठीक, वहाँ पर डे फिक्स होगा एविडेंसेस के लिए, द कंप्लेनेंट इज एब्सेंट, मान लीजिए वहाँ पर कंप्लेनेंट एब्सेंट है, तब क्या होगी सिचुएशन, एंड द ऑफेंस में भी लॉफुली कंपाउंडेड, लेकिन ऑफेंस जो है लॉफुली कंपाउंडेबल ऑफेंस है और कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। समझिएगा बात, यहाँ पर जो जिस पर केस फाइल किया गया है उसके ऊपर चार्ज कैसा है, वो ऐसा ऑफेंस है या ऐसे ऑफेंस का चार्ज लगा है उसके ऊपर जो कि कंपाउंडेबल है, ठीक है, और कॉग्निजेबल, और वो कॉग्निजेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, और ऐसे केस पे जब भी केस को हियर किया जाना है वहाँ पर कंप्लेंट जो भी पर्सन है, कंप्लेनेंट है, वो एब्सेंट है, तो यहाँ पर कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट का डिस्क्रिशन है, यहाँ पर कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट अपने डिस्क्रिशन पर, ठीक, जो भी इस चैप्टर में लिखा हुआ है उसको न देखते हुए कोर्ट अपने डिस्क्रिशन पर चार्ज फ्रेम करके या फिर उस अपने डिस्क्रिशन पर कोर्ट क्या कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है। मैंने कंप्लेंट की तो केस की हियरिंग में मुझे आना चाहिए ना, अगर मैं केस की हियरिंग में नहीं आया हूँ तो कोर्ट क्या करेगा, वहाँ पर कोर्ट डिस्चार्ज कर देगा पर्सन को, ठीक है, अगर आप नहीं आए तो यही बात सेक्शन 249 में कही गई है, ठीक है। नाउ we will come to section 250. It talks about compensation for accusation without reasonable cause. मतलब कि मान लीजिए कोई केस फाइल किया गया है बिना किसी रीजनेबल कॉज के, कोई ग्राउंड नहीं है, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट कंपेंसेशन के लिए डायरेक्ट कर सकता है कि आप कंपेंसेशन पे करिए जो भी जिस पर्सन ने केस फाइल किया है, ठीक है, और अगर ऐसी पेमेंट नहीं की जाती है, ऐसा कंपेंसेशन नहीं दिया जाता है कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, तो जो पर्सन जिसको ऑर्डर दिया गया है उसे 30 दिन की, मैक्सिमम 30 डेज़ की सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है, ठीक है। और ये चीज़ जो ये सेक्शन है ये समन केस और वारंट केस दोनों के ट्रायल पर इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने बात करी ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट, ठीक है। हमने सबसे पहले वारंट केस की इसमें डेफिनेशन पढ़ी, वारंट केस की डेफिनेशन पढ़ने के बाद जो कि सेक्शन 2 सब क्लॉज एक्स में दी हुई है, इसके बाद हमने पढ़ा ट्रायल ऑफ वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, जिसके स्टेप्स 238 से 243 तक दिए हुए हैं, और उसके बाद केस इंस्टीट्यूट अदर दैन अ पुलिस रिपोर्ट, जिसके सेक्शंस 244 से 247 दिए हुए हैं। 248, 249 और 250 ये तीनों सेक्शंस दोनों पर इक्वली अप्लाई होते हैं, दोनों में सेम प्रोसीजर पे अप्लाई होते हैं, इसलिए इनको हम कॉमन सेक्शंस के एज अ कॉमन सेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ख़त्म होता है आपका ट्रायल ऑफ वारंट केसेस का, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। टिल देन टेक केयर।